एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं सारे बच्चे? तो 3 लेक्चर्स हमारे मोल कंसेप्ट के हो गए हैं और आज होने वाला है आखिरी लेक्चर मोल कंसेप्ट का। आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और हम कंसंट्रेशन के बारे में, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में स्पेसिफिकली आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। आई होप तुम सारे लेक्चर्स एकदम से सारा सीरियल वाइज देख रहे होगे। लेक्चर 1 देखा होगा जिसमें मैंने आप लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजीज बताई है। लेक्चर 2 देखा होगा जिसमें मैंने आप लोगों को बेसिक कैलकुलेशन ऑफ द मोल बताया है। लेक्चर 3 में मैंने मोल कैलकुलेशन को ही केमिकल फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट किया है, मतलब थोड़ा सा अच्छे लेवल पे गए हैं और हमने बात की है POAC, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इन सारी चीज़ों की। और आज की क्लास में मैं बताने वाली हूँ बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके ये बताना कि जो लास्ट 3 लेक्चर्स हुए हैं उसमें से आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई, ठीक है, और क्या आप रेगुलर क्वेश्चंस लगा रहे हैं इसके या नहीं, ठीक है ना। अब जैसे कि मोल कंसेप्ट चैप्टर चल रहा है, आप लोग भी पढ़ रहे होंगे मोल कंसेप्ट, हो सकता है मुझसे भी पढ़ रहे होंगे, अपने स्कूल में भी पढ़ रहे होंगे और भी मान लो कहीं से पढ़ रहे होंगे। सो बेसिकली 4 जगह पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। फायदा तब होगा जब आप एक जगह से पढ़ें और वहीं से पढ़ने के बाद आप ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सो इम्पॉर्टेंट इज solving questions. What is important is solving questions, practicing more and more questions. That is important. That is how you're going to crack your NEET examination, by solving more and more questions, by understanding the concepts. ठीक है, तो फिर अब इतनी चीज क्लियर हो गई है कि मोल कंसेप्ट में क्वेश्चंस, हमें क्वेश्चन समझना कैसे है और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। नाउ अब आपके पास है सारी चीजें, ठीक है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड और हम बात करते हैं परसेंटेज प्योरिटी की, जिसको हम परसेंट प्योरिटी भी बोलते हैं। अब इसको मैं एक ऐसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि चलिए मान लीजिए आपको मम्मी ने बोला कि ये लो भैया 100 रुपये और लेके जाओ, मार्केट में जाओ, दुकान पर से 1 किलो दाल लेकर आओ। क्या लेकर आओ? 1 किलो दाल। मम्मी ने बोला कि बेटा मार्केट जाओ, बेटा मार्केट जाओ, ये बेटा है, ठीक है, बेटा मार्केट जाओ और 1 किलो दाल लेकर आओ, है ना। मम्मी ने बोला कि मार्केट जाओ और 1 किलो दाल लेकर आओ, ठीक है। और हमें क्या पता कि दाल को, हमें तो यही नहीं पता होता कि दाल कितने प्रकार की होती है। सच बताओ, कितने लोगों को पता है कि कितने अरहर की दाल क्या होती है, मसूर की दाल क्या होती है, मूंग की दाल क्या होती है? किसी को नहीं पता, ठीक है, मुझे भी नहीं पता फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ये तो मम्मियों को ही पता होता है। तो मम्मी ने बोला 1 किलो दाल लेकर आओ और आपको लगा अरहर की दाल लेकर आनी, आप अरहर की दाल लेकर आए। लेकिन आप जिस दुकानदार से दाल लिया ना, वो दुकानदार थोड़ा सा चंट था। चंट मतलब समझ रहे हो कि वो थोड़ा सा ना मिलावट करता था, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने आपको दाल तो दिया, उसने 1 किलो दाल तौल कर दिया, लेकिन उस दाल में क्या थे? मिलावट थी। मिलावट मतलब उसमें कुछ कंकड़ पत्थर थे, ठीक है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज थी। तो आप कैसी दाल लेकर आए? इम्प्योरिटी वाली दाल लेकर आए, ठीक है। तो मम्मी को आप जब दाल दोगे, मम्मी दाल देखेगी तो पहले तो आपको चपेट लगाएगी, बोलेगी कि भैया मैंने तो तुमको दाल लेने को बोला था, तुम इतनी गंदी दाल क्यों लेकर आए, तो उस दुकानदार से क्यों नहीं लेकर आए? ऐसे बोलती है ना मम्मियाँ, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मेरे को लेट हो रहा था, मेरे को पढ़ना था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये वाली दाल लेकर आया और ये दाल अच्छी नहीं है, ये इम्प्योरिटी वाली दाल है। मम्मी बोलेंगी इसमें तो इतने सारे कंकड़ पत्थर हैं, ठीक है। तो बोलोगे भैया अब गलती हो गई, अब क्या कर सकते हैं। तो आप जो दाल लेकर आए वो कैसी दाल है? इम्प्योर दाल है, मतलब उसमें दाल के साथ साथ इम्प्योरिटीज भी हैं, उसमें दाल के साथ साथ इम्प्योरिटीज में, वो प्योर दाल नहीं है। लेकिन जो मम्मी आपके लिए दाल बनाएगी वो हमेशा प्योर दाल बनाएंगी। मम्मी कंकड़ थोड़ा ना बनाने लगेगी, आपको बना के खिलाने लगेगी, नहीं ना, इतनी माँ इतनी वो नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो मम्मी जब दाल बना के आपको खिलाएंगी तो मम्मी तो क्या करेंगी, इस इम्प्योर दाल में से जो प्योर वाला दाल है वो आपको फाइनली बना के खिलाएंगी। मतलब जो फाइनली आप खाओगे, जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट मतलब समझते हो, जो आपकी दाल बनेगी वो क्या बनेगी बेटा? प्योर वाली ही बनेगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है, केमिकल रिएक्शन में भी यही होता है। मान लो आपके पास कोई इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअल में
जो रिएक्शन करेगा वो कौन करेगा, वो प्योर वाला ही करेगा, मतलब जो आपका प्रोडक्ट बनाएगा वो प्योर वाला ही पार्ट बनाएगा। इम्प्योरिटीज जो होती हैं केमिकल रिएक्शन में इनर्ट होती हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर दाल में जो कंकड़ पत्थर थे वो क्या थे, इनर्ट थे। उसको अगर मान लो गलती से मैंने गैस चूल्हे पे रख के पका भी दिया तो दाल सोना नहीं बन जाएगा, ठीक है ना, उसमें जो कंकड़ पत्थर है वो दाल नहीं बन जाएगा, वो रहेगा कंकड़ पत्थर ही है, वो ना तो कुछ रिएक्शन दिखाएगा, वो पकने के बाद भी कंकड़ पत्थर ही रहेगा। सो कहने का मतलब ये है कि किसी भी सैंपल में जो इम्प्योरिटी होती है वो कभी भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं दिखाती, मतलब जो फाइनली कन्वर्जन करता है वो कौन करता है, हमारा प्योर वाला सब्सटेंस ही कन्वर्जन करता है। सो बेसिकली हाउ डू यू कैलकुलेट द इम्प्योरिटी परसेंटेज। तो मान लीजिए आप जो 1 किलो दाल लेकर आए उसमें 800 ग्राम दाल था जबकि 200 ग्राम इम्प्योरिटी थी, तो हाउ डू वी कैलकुलेट कि कितने परसेंटेज प्योर आप दाल लेकर आए। तो क्या करोगे, आपका दाल कितना था 800 ग्राम और टोटल कितना वेट था 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा ये 80%। सिंपल सीधी बात यही है ना कि 80% प्योर दाल था, ठीक है, 20% उसमें इम्प्योरिटी थी, मतलब 1 किलो में 800 ग्राम हमारा दाल था और 200 ग्राम इम्प्योरिटी थी। सो दिस इज योर परसेंट प्योरिटी। कैसे निकालेंगे, जितना प्योर सब्सटेंस है अपॉन टोटल सब्सटेंस, टोटल सब्सटेंस का वेट कितना है मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। सो दिस इज योर परसेंटेज प्योरिटी। समझ में आई बात। अब क्वेश्चन में कैसे समझाएंगे कि भैया हमारा जो क्वेश्चन गिवन है वो प्योर है या इम्प्योर है। जनरली जब आपको क्वेश्चन में सैंपल वर्ड गिवन हो, ठीक है, तो समझ जाना कि वहां पर इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें, क्योंकि सैंपल क्या होता है, प्योर भी हो सकता है इम्प्योर भी हो सकता है, ठीक है। सैंपल वर्ड हम यूज तभी करते हैं जब हमारा सब्सटेंस क्या रहेगा, इम्प्योर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर देखिए, अगर आपको बोला जा रहा है 40 ग्राम ऑफ 80% प्योर NaCl, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 40 ग्राम NaCl का सैंपल है, ठीक है, NaCl का सैंपल है जिसकी प्योरिटी कितनी है 80%, 80% प्योर, जिसकी प्योरिटी कितनी है 80% है। मतलब इस 40 ग्राम NaCl में से का 80% ही प्योर NaCl है, बाकी इम्प्योरिटी है, मतलब 40 का 80%, ठीक है। तो 80% ऑफ 40 ग्राम इज योर प्योर NaCl, whereas आपका 20% क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी हो जाएगा। ये कहने का मतलब है 40 ग्राम ऑफ 80% प्योर NaCl, मतलब 40 ग्राम NaCl में से 80% ही क्या है, प्योर फॉर्म है। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 32 ग्राम प्योर NaCl है जबकि 8 ग्राम क्या है, हमारा इम्प्योरिटी है, ठीक है। तो देख लो 80% ऑफ 40 कितना हो जाएगा 32 एंड 20% ऑफ 40 कितना होता है 8 होता है। तो ऐसे आप निकालेंगे परसेंटेज किसका, प्योर सब्सटेंस का या फिर इम्प्योर सब्सटेंसेस का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक सवाल है, 50 ग्राम ऑफ 80% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, हमारे पास क्या है 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है जिसमें प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 50 ग्राम का 80% ही है, ठीक है। हमारे पास जो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें से प्योर कैल्शियम कार्बोनेट सिर्फ 80% ही है, मतलब 50 ग्राम का 80% ही हमारे पास प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है। हमें बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड एट STP या NTP। तो सबसे पहले तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट किया जाएगा तो वो बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब है हमारे पास क्या, हमारे पास 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन क्या ये प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है, नहीं, ये इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है। प्योर कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ये तो हमारा पास क्या है इम्प्योर वाला है। प्योर क्या है 80% ऑफ 50 ग्राम ही है हमारे पास प्योर, मतलब जो एक्चुअल में रिएक्शन दिखाने वाला है वो कौन दिखाने वाला है, प्योर वाला दिखाने वाला है। तो ये हो जाएगा 80/100 इंटू 50, तो ये कितना हो जाएगा 40 ग्राम। हमारे पास इस 50 ग्राम में से सिर्फ 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्योर है, मतलब एक्चुअल में रिएक्शन कौन दिखाएगा,
ये प्योर वाला 40 ग्राम ही दिखाएगा, जो 10 ग्राम इम्प्योरिटी है वो रिएक्ट नहीं करेगा। अब समझो मेरी बात, जब ये 1 मोल था तो ये 1 मोल बन रहा था, ये 40 ग्राम है तो मतलब कितना मोल है, 40/100, 100 होता है ना मोलर मास, तो ये जब 40/100 मतलब 0.4 मोल है, तो ये भी कितना बनेगा, उतना ही बनेगा, 0.4 मोल बनेगा। और 0.4 मोल का हमें क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम एट एसटीपी पूछ रहा है। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं बेटा, वॉल्यूम हम निकालते हैं जो भी नंबर ऑफ मोल है उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0.4 इंटू 22.4, तो ये क्या हो जाएगा 16, 8, 9 और 8, ये हो जाएगा हमारा 8.96 लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी इज 8.96 लीटर्स। ठीक है, ध्यान आपको सिर्फ इतना देना है कि एक्चुअल में जो रिएक्शन शो कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो प्योर वाला सब्सटेंस ही करेगा। ठीक है, इम्प्योरिटी कभी भी रिएक्ट नहीं करती है, इम्प्योरिटी इज कंसिडर्ड टू बी इनर्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो एक और सवाल है, 10 ml of H2O2 solution reacts with Ki solution to produce 0.5 gram of iodine. Calculate the percentage purity of H2O2. समझिएगा इस बात को, H2O2 है, ठीक है, और हमें क्या दे रहा है, I2 दे रहा है। यहाँ पे इस रिएक्शन से मुझे ये पता लग रहा है पहली बात तो कि ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन से मुझे ये पता लग रहा है कि मैं मोल मोल एनालिसिस कर सकती हूँ कि 1 मोल H2O2, ठीक है, हमें क्या देगा, 1 मोल आयोडीन देगा। 1 मोल H2O2 विल गिव 1 मोल ऑफ आयोडीन, मतलब 34 ग्राम ऑफ H2O2। H2O2 1 मोल का क्या मतलब हो गया, ये 2 और ये कितना हो जाएगा 32, 34 ग्राम ऑफ H2O2 विल गिव, ये I2 का कितना हो जाएगा 127 होता है ना आयोडीन का, 127 इंटू 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 254 ग्राम ऑफ आयोडीन। 34 ग्राम ऑफ H2O2 गिव्स 254 ग्राम ऑफ आयोडीन। तो 0.5 ग्राम आयोडीन के लिए कितना H2O2 हमें जरूरत पड़ेगी, देखो 1 ग्राम के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, यूनिटरी मेथड लगाइए, 34/254, और 0.5 के लिए कितना जरूरी पड़ेगा, 34 इंटू 0.5/254 ग्राम। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 34 इंटू 0.5/254 ग्राम। ठीक है ना, अब हमें क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे परसेंटेज, जो भी गिवन मास है कितना 34 इंटू 0.5/254 इंटू डिवाइड क्या कर देंगे उसको 10 से, ठीक है ना, मतलब जो भी मास है अपॉन वॉल्यूम कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, तो मास इतना है, वॉल्यूम कितना है 10 ml, ठीक है, और इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, इंटू क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया और यहाँ पर आ गया आपका ये 10 ml है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये जाएगा देखो किसमें, ये जाएगा इसमें 17 में। ठीक है, तो 170/254, ये जाएगा इसमें 0 पॉइंट लगाएंगे और 1700 आएगा एंड 254, ये जाएगा 0.6 में। ठीक है, तो लगभग 0.69%, कितना परसेंटेज आ जाएगा हमारा 0.69%। ये है हमारा परसेंट प्योरिटी ऑफ H2O2, परसेंट प्योरिटी ऑफ H2O2 है। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक और देखो इंपॉर्टेंट बात करते हैं। ठीक है, तो अब हमने मेजरली काफी सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर लिया है मोल कंसेप्ट में। अब एक लास्ट चीज रहता है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। सबसे पहले तो समझते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म कितने प्रकार के हो सकते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर डिपेंडेंस हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को कैसे कैसे डिवाइड करेंगे वो जानते हैं। तो सबसे पहले कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है, ठीक है ना, जैसे आपने सुना होगा कंसंट्रेटेड एसिड है, ये डाइल्यूट एसिड है, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं कि जैसे कि मान लो कि मैंने 4 बच्चे हो आप, ठीक है, एक है भोलू, ठीक है, एक है गोलू, ओके, और एक है श्रुति
और एक है किसी का राहुल नाम ले लो, ठीक है ना, राहुल, ठीक है। कोई है तो नहीं इनमें से भोलू गोलू श्रुति राहुल, अगर है तो अच्छी बात है। तो देखो भोलू है ये है गोलू, ये है श्रुति और ये है राहुल। मैंने क्या बोला, मेरे को ना नींबू पानी पीने का मन करे, मैंने बोला कि तुम लोग भाई मेरे लिए शरबत बनाओ, बढ़िया से बढ़िया, जो बढ़िया शरबत बनाए ना उसको भाई उसको मूवी टिकट्स फ्री, ठीक है ना। अब तो सब बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर भोलू ने 1 गिलास पानी लिया, गोलू ने 1 गिलास पानी लिया, श्रुति ने 1 गिलास पानी लिया और राहुल ने 1 गिलास पानी लिया। सबने 1-1 गिलास पानी लिया, ठीक है, क्योंकि मेरे को 1 ही गिलास पीना है ना। अब मैं 10 गिलास थोड़ी ना पीऊंगी, अरे भीम थोड़ी ना हूँ, ठीक है। मैं 1 ही गिलास शरबत मांगा है मैंने, ठीक है। तो 1-1 गिलास पानी लिया आप लोगों ने और उसके बाद क्या किया, चलो भोलू को लगा कि ना मेरे को बहुत मीठा पसंद है, तो भोलू ने क्या किया कि 4 चम्मच चीनी डाल दिया इसमें। भोलू ने क्या किया, 4 चम्मच चीनी डाल दिया। गोलू को लगा कि मेरे को फीका पसंद है, तो गोलू ने क्या किया, 1 चम्मच चीनी डाला, ठीक है, ओनली 1 स्पून ऑफ शुगर, ठीक है। श्रुति को लगा कि मेरे को ठीक ठाक मीठा पसंद है, तो इसने 2 चम्मच चीनी डाल दिया। और राहुल को लगा कि मुझे भी मीठा पसंद है, तो इसने 3 चम्मच चीनी डाल दिया, ठीक है ना। ये सब किया इन लोगों ने। अब मैं क्या करूंगी, इन सबका बनाया हुआ शरबत एक एक बार चखूंगी, टेस्ट करूंगी, ठीक है ना। तो भोलू का जब शरबत पीऊंगी मैं तो मुझे बहुत ही ज्यादा मीठा लगेगा, गोलू का जब शरबत पीऊंगी तो मुझे फीका फीका सा लगेगा, श्रुति का जब मैं शरबत पीऊंगी, श्रुति का बनाया हुआ शरबत जब मैं पीऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, ना ज्यादा मीठा ना ज्यादा फीका, ठीक है। और राहुल का मैं बनाया हुआ शरबत पीऊंगी तो भी मुझे मीठा मीठा लगेगा, ठीक है। तो अभी ये जो मैं बोल रही हूं कि बहुत ज्यादा मीठा है या फीका है या मीठा मीठा है या अच्छा है, ये किसके रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ, ये किसके रिस्पेक्ट में बोल रही हूं, तो ये मैं बोल रही हूं शुगर के रिस्पेक्ट में। यहां पे ये जो हम शरबत बना रहे हैं ये बेसिकली है क्या, ये एक सोल्यूशन है। नाउ व्हाट इज अ सोल्यूशन, सोल्यूशन इज दैट सब्सटेंस, सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 types of homogeneous substances, ठीक है। तो ये होता है हमारा सोल्यूशन। सो बेसिकली जब मैं सोल्यूशन बना रही हूं तो सोल्यूशन में सल्यूट की मात्रा कितनी है, ज्यादा है कम है, ये जो बताता है इसी को कंसंट्रेशन बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, कॉन्सेंट्रेशन। सो बेसिकली concentration is defined as the amount of solute which is present in a particular amount of solvent or solution। मतलब समझ रहे हो यहां पर एक बात कि जो कंसंट्रेशन होता है, या कई लोग इसको कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ये बेसिकली क्या है, अमाउंट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय कितना अमाउंट सॉल्यूशन का है या फिर कितना अमाउंट सॉल्वेंट का है। सो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय कितना अमाउंट हमारा सॉल्यूशन का है या फिर कितना अमाउंट हमारा सॉल्वेंट का है। समझ रहे हो ना, सॉल्वेंट, सल्यूट और सॉल्यूशन समझते हो। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 substances, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 substances, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में 2 चीजें होती हैं, सॉल्यूशन में 2 चीजें होती हैं। जब मैंने शरबत बनाने को बोला था उसमें 2 चीजें थी, एक ज्यादा मात्रा में थी, एक कम मात्रा में थी। जो चीज ज्यादा मात्रा में होती है उसको बोला जाता है सॉल्वेंट, और जो चीज कम मात्रा में होती है उसको बोला जाता है सल्यूट। तो शरबत में पानी ज्यादा डालोगे या चीनी ज्यादा डाल दोगे, या पानी ज्यादा होगा ना, तो शरबत में पानी इज द सॉल्वेंट एंड चीनी इज द सॉल्यूट।
अगर इसी शरबत में किसी को मन किया थोड़ा सा काला नमक डालने का, वाह वाह वाह, स्वाद ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पर क्या हो जाएगा, सल्यूट कितने हो जाएंगे, 2, और सॉल्वेंट एक ही रहेगा। तो किसी भी सोल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहता है, सोल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट वो जो ज्यादा मात्रा में होता है, सोल्यूट वो जो कम मात्रा में होता है। कॉन्सेंट्रेशन कौन डिसाइड करता है, सोल्यूट डिसाइड करता है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इसी को बोला जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां पर देखो अलग अलग तरह के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट या फिर अमाउंट ऑफ सोल्यूशन या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, इसको हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो केमिस्ट्री में हम ये जो अमाउंट है इसको सिर्फ मास के माध्यम से नहीं, बल्कि हम इसको मोल्स के फॉर्म में भी बोल सकते हैं या फिर इसको वॉल्यूम के भी फॉर्म में बोल सकते हैं। तो अलग अलग हम फॉर्म लेंगे तो अलग अलग यूनिट बन जाता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म का, जिसको हम यहां पर पढ़ते हैं। अब यही जो अमाउंट है इसको 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल्स, वॉल्यूम एंड साथ ही साथ क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, मोल्स हो गया, वॉल्यूम हो गया, या फिर हम क्या बोल देंगे इसको, बोलो जी, मोल्स, वॉल्यूम या फिर मास। मास तो है, सोल्यूट का अलग ले लिया, सॉल्वेंट का अलग ले लिया, सोल्यूट का अलग ले लिया, सोल्यूशन का अलग ले लिया, ठीक है, दोनों का सेम सेम ले लिया। तो ये अलग अलग कंसेंट्रेशन टर्म बनाते हैं जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। अब देखो कंसेंट्रेशन टर्म मेजरली जो होता है ना, वो 8-9 प्रकार का कंसेंट्रेशन टर्म होता है हमारे सिलेबस के अंदर, लेकिन हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ठीक है, क्योंकि हम क्या है, नादान बालक हैं। हम क्या हैं, नादान बालक हैं, ठीक है। हम तो सीधे साधे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। हम बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। पबजी खेलना हमें बहुत अच्छे से आता है, वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, हेडशॉट मारते हैं वहां पे, लेकिन यहाँ पे हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। कोई भी थोड़ी सी इधर उधर अनसुनी चीज आए तो तुरंत हम क्या कर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तुरंत हिम्मत हार जाते हैं। तो वही हिम्मत नहीं हारनी है, और वो हिम्मत ना हारने के लिए मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ। बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन टर्म को मैं 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म इनटू 2 मेजर पार्ट्स, one as group A and one as group B। अब मैंने 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया, मन में सवाल आ रहा होगा, मुझे पता है तुम लोग बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो, मन में सवाल आ रहा होगा कि क्यों 2 ही पार्ट में किया, 10 पार्ट में क्यों नहीं किया, 3 पार्ट में क्यों नहीं किया। क्योंकि मैंने आपके लिए चीजों को आसान किया है, ठीक है ना। ग्रुप ए में मैंने जो टर्म्स लिखे हैं वो सारे के सारे वॉल्यूम डिपेंडेंट होंगे या वॉल्यूम रिलेटेड होंगे, एंड ग्रुप बी में जितने भी टर्म्स मैंने लिए हैं कॉन्सेंट्रेशन के, वो सभी के सभी मैंने क्या लिए हैं, मास रिलेटेड लिए हैं, ठीक है। तो ग्रुप ए वाले जो टर्म्स हैं ये क्या है, वॉल्यूम रिलेटेड, दीज आर वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स। एंड ग्रुप बी में जो टर्म्स हैं वो कैसे कैसे हैं, वो मास रिलेटेड, मास रिलेटेड टर्म्स। अब आपके मन में फिर से सवाल आए कि 2 ही पार्ट में वॉल्यूम और मास के ही बेसिस पे क्यों किया है, क्योंकि भाई इस पे ना क्वेश्चन आता है, इसीलिए, ठीक है। तो हर चीज करने का कारण है, कारण क्या है वो मैं धीरे धीरे बताऊंगी ना, एकदम से नहीं बताएंगे, थोड़ा सा सस्पेंस बनाए रखना जरूरी है। तो वॉल्यूम रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, देखो वॉल्यूम जो होता है ना वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। कैसे, अब मानो आपने क्या लिया, एक पतीले में पानी लिया, पानी को आपने क्या किया, एकदम खौलाई जा रहे हो एकदम गैस पे। अरे क्या होता है जब मम्मी जाती है, ठीक है, मम्मी कहीं बाहर गई अपने फ्रेंड के यहाँ, ठीक है, पड़ोसी के यहाँ, और आपको बोल के गई कि भैया दूध जो है ना वो 15 मिनट में बंद कर देना, ठीक है। और ऐसा कभी होता है क्या कि मम्मी ने बोल दिया 15 मिनट में बंद कर देना और हम बंद कर दें, ठीक है। तो हमें लगा कि अच्छा अभी 15 मिनट में तो बहुत टाइम है, हम क्या करेंगे, आराम से गेम वेम खेलने लगेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगेंगे, ठीक है ना, मस्ती मजाक करने लगेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया भैया, हम भूल गए, ठीक है, और भूल गए और हमें याद आया 1 घंटे बाद। तो 1 घंटे बाद जो 2 लीटर दूध मम्मी ने रखा था गैस पे, वो कितना हो जाएगा, वो 1 गिलास दूध, वो रबड़ी बन जाएगी, वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, वॉल्यूम टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज हो जाता है, ठीक है ना। सो उसका मतलब ये है कहने का कि वॉल्यूम रिलेटेड जितने भी टर्म्स होंगे दे आर गोइंग टू बी टेम्परेचर डिपेंडेंट,
वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं हम ग्रुप बी वाले टर्म्स की, दैट आर मास रिलेटेड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या लिया, एक लोहे का ब्लॉक लिया और मैंने उसको पिघला दिया हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे मैंने क्या किया, उसको पिघला दिया। क्या उसका मास कम होगा? नहीं कम होगा, क्योंकि लोहा वॉलेटाइल होता है क्या? नहीं ना। लोहा क्या वेपराइज हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो मतलब मास जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। सो जितने भी ग्रुप बी वाले टर्म्स होंगे दे विल बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्या ये बात चमकता है? ये क्या होंगे? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। These are going to be temperature independent, temperature dependent, temperature independent। ठीक है ना, समझ में आ गया क्यों मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, क्यों मैंने मास रिलेटेड और वॉल्यूम रिलेटेड ही रखा, क्योंकि वहां पे मुझे टेम्परेचर की डिपेंडेंसी दिखानी थी, क्योंकि यहीं से सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना। अब मैं बताती हूँ आपको एक एक करके कौन कौन से टर्म्स होते हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्या हो जाएगा, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, न्यूमरेटर में तो हम क्या लेंगे, हमेशा सॉल्यूट लेने वाले हैं। और एक और बात याद रखना कि डिनोमिनेटर में हम हमेशा सॉल्यूशन लेते हैं, डिनोमिनेटर में हम हमेशा सॉल्यूशन लेते हैं। लेकिन एक टर्म ऐसा होता है जहां पर हम डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट लेते हैं। ओनली वन टर्म इज देयर जिसको हम मोलैलिटी बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं। सिर्फ वही एक कंसंट्रेशन टर्म होता है जहां पर हम डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट लेते हैं। अदरवाइज ऑलवेज न्यूमरेटर में तो सॉल्यूट होता ही है, डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, एक्सेप्ट फॉर वन। सो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है, वॉल्यूम किसका, न्यूमरेटर में सॉल्यूट का, एंड डिनोमिनेटर में किसका, सॉल्यूशन का। सो परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या मतलब हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करेंगे। इनटू 100 क्यों किया, क्योंकि ये परसेंटेज का टर्म है, दिस इज अ परसेंट रिलेटेड टर्म। सेकेंड, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया। अब हम बात करते हैं परसेंट वेट बाय वॉल्यूम का। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे वॉल्यूम रिलेटेड होगा, क्योंकि हम इसे डिवाइड किससे कर रहे हैं, वॉल्यूम से ही कर रहे हैं ना यार, विद रिस्पेक्ट टू किसके, वॉल्यूम से ही, तो ये वॉल्यूम रिलेटेड होगा। जो डिवीजन में आ रहा है वो क्या आ रहा है, वॉल्यूम का टर्म आ रहा है। सो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके, अब बात करते हैं तीसरे की। यहां पर परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम समझ में आ गया, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम समझ में आ गया। अब एक और टर्म बताने वाली हूं, मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलैरिटी, ठीक है, कि मोलैरिटी क्या होता है। सो बेसिकली मोलैरिटी होता है, देखो हमने न्यूमरेटर में अमाउंट की जगह मैंने बोला था मोल्स ले सकते हैं, वॉल्यूम ले सकते हैं, मास ले सकते हैं। वॉल्यूम की बात हो गई, मास की बात हो गई, अब क्या बचा हमारा, मोल। तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके, तो ये सारे के सारे हमारे ग्रुप ए के वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेंगे। अब यहीं पर नॉर्मेलिटी भी आता है, फॉर्मेलिटी भी आता है, जिसको मैं आप लोगों को रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाऊंगी। लिखने को आप लोग लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी, लेकिन इसको मैं बताऊंगी आपको कहां, रिडॉक्स रिएक्शन बताऊंगी, तो घबराना मत, ठीक है ना। ये ज्यादा कोई मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन अभी नहीं, अभी हमारे काम का नहीं है, ठीक है ना। तो बस लिख लेते हैं एज इट इज। नाउ कमिंग ऑन टू ग्रुप बी, दैट इज मास रिलेटेड टर्म्स। सो मास रिलेटेड टर्म्स में सबसे पहला हो जाएगा हमारा परसेंट वेट बाय वेट। नाउ व्हाट इज दिस परसेंट वेट बाय वेट, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू कर देंगे 100 से, क्योंकि वो परसेंटेज का टर्म है। परसेंट वेट बाय वेट हो गया। चलो भाई, दूसरी चीज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। नाउ व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है किसी भी चीज का फ्रैक्शन क्या होता है, उसका कितना हिस्सा है अपॉन टोटल कितना हिस्सा है। मोल फ्रैक्शन में हम किसकी बात कर रहे हैं, मोल की बात कर रहे हैं, तो मोल के फ्रैक्शन की कि कितना, जिस सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं उसका मोल कितना है अपॉन टोटल मोल कितना है, वो होता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और क्योंकि मोल क्या होता है हमारा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब वो वेट डिपेंडेंट है, मास डिपेंडेंट है, इसीलिए ये भी क्या होगा हमारे ग्रुप बी में आएगा। मोल फ्रैक्शन समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं हम तीसरा टर्म, दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी, अब मैंने क्या बोला था,
मोलैरिटी और मोलैलिटी अलग अलग चीज है। मोलैरिटी को थोड़ा सा तुतला के बोल दो, क्या हो जाएगा? मोलैलिटी हो जाएगा। ठीक है, बाबू ने खाना खाया नहीं, ये मोलैलिटी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, चले गए ना दूसरी दुनिया में। मोलैलिटी क्या होता है बेटा? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहां पर क्या लेंगे हम? डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट लेंगे। मैंने बताया था ना, सभी के सभी कंसंट्रेशन टर्म्स में हम डिनोमिनेटर में सोल्यूशन लेते हैं एक्सेप्ट फॉर वन, दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी में हम डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं? सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्वेंट का वेट लेते हैं। ठीक है, तो मोलैलिटी हो जाएगा। चलो अब एक और टर्म की बात कर दे रहे हैं यहां पर, पार्ट्स पर मिलियन, ppm। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, इसको भी समझेंगे क्या होता है। सो बेसिकली मैंने आपको ग्रुप ए ग्रुप बी ये दो मेजर पार्ट में मैंने क्या कर दिया है, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको डिवाइड कर दिया है। यहां से आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पर देखो, सबसे पहले देखो कंसंट्रेशन टर्म का डेफिनेशन, यूज्ड टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन या फिर सॉल्वेंट। कितना अमाउंट सोल्यूट का, कितने आदमी थे, यहाँ पर आदमी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हम सोल्यूट की बात कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन और सॉल्वेंट को हम बोलेंगे कंसंट्रेशन। ओके, एंड फॉर अ सोल्यूशन मास ऑफ सोल्यूशन इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। किसी भी सोल्यूशन का मास कितना होगा भाई? जितना उसमें सोल्यूट प्रेजेंट होगा प्लस जितना उसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूशन इज मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहां से ही हम अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स बताएंगे। देखो, मास परसेंटेज या परसेंट वेट बाय वेट ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? परसेंट वेट बाय वेट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, परसेंट वेट बाय वेट मतलब परसेंट मास बाय मास, ऐसे भी बोलते हैं उसको। ठीक है, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू को परसेंट एम बाय एम भी बोलते हैं। दोनों का मतलब क्या है? सेम है, क्योंकि केमिस्ट्री में मास और वेट क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, सो परसेंट मास बाय मास या परसेंट मास या फिर परसेंट वेट बाय वेट ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन कैसे करेंगे? परसेंट मास बाय मास या मास परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन मतलब ये क्या हो जाएगा? मास परसेंटेज क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट। सो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट विच इज प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है ना, मतलब अगर मैं बोल रही हूं, देखो अगर मैं बोल रही हूं कि 5% वेट बाय वेट ऑफ NaOH, इसका क्या मतलब है कि यहां पर 5, ठीक है, 5 ग्राम NaOH है इन 100 ग्राम सोल्यूशन। इट इज द मास, परसेंट मास इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम सोल्यूशन। अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम सोल्यूशन। ये बात तो समझ में आ गई ना? ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, 20 ग्राम वेट बाय वेट NaCl एक्वस सोल्यूशन। एक्वस का क्या मतलब होता है? ये जो AQ लिखा है इसका मतलब ये जो NaCl का सोल्यूशन है वो किसमें? एक्वस मीडियम है। एक्वस मतलब होता है वाटर, मतलब यहाँ पर NaCl वाटर है, मतलब सॉल्वेंट समझ गए ना? यहाँ पे क्या है? पानी है, पानी, पानी रे। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 20% वेट बाय वेट क्या हो जाएगा? 20% वेट बाय वेट का क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब है 20 ग्राम NaCl हमारे पास है इन 100 ग्राम सोल्यूशन। 20 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम सोल्यूशन। और यहीं पे अगर मैं आपसे पूछ दूं कि पानी कितना होगा, तो अगर सोल्यूशन 100 ग्राम है, सोल्यूट 20 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा यार? वाटर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 80 ग्राम। सिंपल सीधी बात, नो बकवास। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक? चलो भाई, समझ में आ गया। अब बात करते हैं, देखो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम की। ये कौन सा रिलेटेड है? ये वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। हाउ डू यू डिफाइन दिस परसेंट वेट बाय वॉल्यूम? इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट
परसेंट वेट बाय वॉल्यूम क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इसको मैं 100 ले लूं तो 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? मास। तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट विच इज प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन, विच इज प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है ना? चलो भाई, अब यहां पर देखो इसका क्या मतलब है, 20 ग्राम NaCl, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 20 ग्राम NaCl है इन नाउ 100 ग्राम सोल्यूशन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है, तो सोल्यूशन किस में आएगा? वॉल्यूम में आएगा, ml में आएगा। सो 20 ग्राम NaCl इन 100 ml सोल्यूशन। इसका ये मतलब है कि हमारे पास NaCl 20 ग्राम है इन कितना ml? 100 ml सोल्यूशन। ठीक है ना? चलिए जी, अब बात करते हैं परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। कैसा टर्म होगा? ये भी एक वॉल्यूम रिलेटेड टर्म होगा एंड ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। सो परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट विच इज प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। कितना ml सोल्यूट पर 100 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है ना? परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ये बोलेंगे। ठीक है, सो डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अब मैं वही बोल रही हूँ कि देखो चीजों को रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये डेफिनेशन, ये चीज समझ में आ गई है कि न्यूमरेटर में हमेशा क्या रहेगा? सोल्यूट रहेगा, डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहेगा? सोल्यूशन रहेगा। परसेंटेज का टर्म है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। सिर्फ मोलैलिटी में डिनोमिनेटर में क्या आएगा? हमारा सॉल्वेंट आएगा, अदरवाइज सोल्यूट ही आएगा। तो आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगा कि परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट विच इज प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि 100 इंटू 100 ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, सो इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है ना? तो इस तरह से डेफिनेशन हो जाएगी। अब इसका क्या मतलब है? परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है दोनों NaCl भी और हमारा सोल्यूशन भी, दोनों का हम वॉल्यूम लेंगे। क्या हो जाएगा? 20 ml NaCl इन 100 ml सोल्यूशन। इसका क्या मतलब हो जाएगा? 20 ml NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन, ये मतलब है इसका। ठीक है ना? अब बात करते हैं हम किसकी? मोल फ्रैक्शन की। नाउ व्हाट इज दिस मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। मैंने क्या बोला था? हम किसी भी चीज का फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? उस सब्सटेंस का कितना हिस्सा है अपॉन टोटल हिस्सा कितना है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक रोटी का मैंने क्या किया? 4 हिस्सा किया, तो फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम? एक हिस्सा कितना है अपॉन टोटल हिस्सा कितना है, तो 1/4 हो जाएगा। तो ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं फ्रैक्शन। ओके, अब यहां पर देखिए जरा, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे? जिस सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे। और देखो फ्रैक्शन का जो हमेशा टोटल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 ही हो सकता है। मान लो अगर एक रोटी का मैंने 4 हिस्सा किया और अगर मैंने चारों फ्रैक्शन को ऐड कर लिया तो कितना आएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। सो फ्रैक्शन का जो सम होता है, टोटल जितने भी फ्रैक्शन होते हैं उसका सम क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो मान लीजिए किसी सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट हैं, किसी सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स हैं A और B, तो A का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स, एंड B का फ्रैक्शन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, और मैंने क्या बोला था कि फ्रैक्शन का जो सम होता है हमेशा कितना होगा? 1 के बराबर होगा। दोनों में कितना कंपोनेंट्स प्रेजेंट है? 2 ही कंपोनेंट प्रेजेंट है। दोनों ये मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दोगे, मतलब काई ए, इसको काई, ये जो x होता है ना इसको काई बोला जाता है। ठीक है ना? काई ए इज इक्वल्स टू दिस एंड काई बी इज इक्वल्स टू दिस। काई ए प्लस काई बी करेंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर सोल्यूशन में 3 कंपोनेंट्स होते तो काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी क्या होता? 1 के बराबर होता। सो कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि जो हमारा फ्रैक्शन होता है उसका सम क्या हो जाएगा? हमेशा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहां पर देखो, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल। अगर मैं सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालू तो क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन उसका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है ना?
Now concentration term, sum of mole fraction of all components in the solution is equal to 1. यही तो मैंने बोला कि अगर मान लीजिए हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है, और इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, एक A और एक B, तो दोनों का जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। मान लीजिए हमारे पास कोई दूसरा सोल्यूशन है जिसमें 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, तो उन तीनों का जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि ओवरऑल जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है किसी भी सोल्यूशन में, वो क्या हो जाएगा? आपका 1 के बराबर हो जाएगा। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमारी क्या क्या हमने सीखा उसका एप्लीकेशन। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 10% weight by weight NaOH aqueous solution। हाँ, तो देखो यहां पर हमसे क्या पूछा जा रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन 10% weight by weight NaOH solution। हमारे पास क्या है? 10% weight by weight, 10% वेट बाय वेट NaOH सोल्यूशन है, हमें गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है मोल फ्रैक्शन किसका? सोल्यूट का, ठीक है ना। अब NaOH एक्वस सोल्यूशन में सोल्यूट कौन हो जाएगा बेटा? NaOH हो जाएगा ना यार, ठीक है। एक्वस मतलब क्या है? मीडियम बता रहे हैं, मतलब NaOH इज द सोल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। ये अभी भी नहीं समझ में आया तो इसको और अच्छे से समझ लेना। कैसे? यहाँ पे हमें ये चीज गिवन है कि 10% वेट बाय वेट NaOH सोल्यूशन है, मतलब हमारे पास 10 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सोल्यूशन होगा। 10 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सोल्यूशन होगा। यही तो है हमारा। ज्यादा मात्रा में कौन है? सॉल्वेंट, क्योंकि सोल्यूशन अगर 100 ग्राम है तो सॉल्वेंट का क्या है मतलब है? सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 90 ग्राम। अगर 10 ग्राम सोल्यूट है, 100 ग्राम सोल्यूशन है, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? सोल्यूशन माइनस सोल्यूट, दैट इज 90 ग्राम। हमसे क्या पूछा जा रहा है? मोल फ्रैक्शन किसका? सोल्यूट का। सोल्यूट कौन? जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH, ठीक है ना। तो 10 ग्राम सोल्यूट का कितना मोल हो जाएगा? सबसे पहले निकाल लेते हैं। NaOH का मोलर मास सभी बच्चों को पता है कितना होता है? 40 होता है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा? 1/4। और यहां पर देखा जाए सॉल्वेंट क्या है? H2O है, 90 ग्राम है। क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इसका? गिवन मास दैट इज 90, मोलर मास दैट इज 18, कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 अपॉन 1/4 प्लस 5, ये हो जाएगा 1/4 एंड ऐड कर देंगे, देखो 4 नीचे हो जाएगा हमारा और ये जाएगा आपका 1 + 20, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा 1/4 इंटू 4/21, 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/21। मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/21, मतलब लगभग 0.05 के बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछे तो 1 में से माइनस कर देते सीधे सीधे, ठीक है ना। अब मोलारिटी की बात करें तो मोलारिटी एज आई टोल्ड यू कि इट इज अ वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म, ठीक है, मतलब ये हमारा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, वॉल्यूम रिलेटेड है एंड इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि मोलारिटी विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल M क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। सो मोलारिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में जितनी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होंगे उसी को बोला जाएगा मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। इसको हम वॉल्यूम हमेशा क्या लेंगे? लीटर्स में लेंगे, ये बात का ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर में हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेते हैं और वो लीटर्स में होना चाहिए, ठीक है। अब 2 मोलर NaCl एक्वस सोल्यूशन का क्या मतलब है? 2 मोलर NaCl एक्वस सोल्यूशन का मतलब है कि 2 मोल ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, ठीक है, ये मतलब हो जाएगा इसका।
मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सल्यूट का पता लगता है हमें यहाँ से कैसे, m इंटू वी से। मिली मोल्स ऑफ सल्यूट का पता लगता है m इंटू वी, अगर मैं v ml में ले लूं तो मिली मोल्स का पता लगेगा। सो बेसिकली मोलैरिटी से मैं मोल्स भी कैलकुलेट कर सकती हूँ, किसके, सल्यूट के, और हम मिली मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग वॉल्यूम हमें ml में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 80 ग्राम NaOH इन 200 ml ऑफ सोल्यूशन। हमारे पास क्या है, 80 ग्राम NaOH है, ठीक है, 200 ml सोल्यूशन में, और हमसे बोल रहा है मोलैरिटी निकालो। तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट निकाल लेंगे, हमें गिवन मास है कितना, 80 ग्राम, और मोलर मास NaOH का कितना होता है, 40। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में दिया हुआ है, ml में गिवन है, मुझे क्या करना है, इसको लीटर्स में निकालना है। क्या करूंगी, 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये कितना हो जाएगा, 2 और ये कितना हो जाएगा 0.2, मतलब 20, ऊपर चला जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 10 मोलर। 10 m ऐसे भी लिखते हैं इसको, या 10 मोलर भी बोलते हैं, 10 मोलर सोल्यूशन, 10 मोलर NaOH सोल्यूशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसका ये भी मतलब है कि 10 मोल NaOH प्रेजेंट होगा हर 1 लीटर सोल्यूशन में। तो देख लो 80 ग्राम NaOH 200 ml में, तो फिर 10 मोल NaOH इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन विल बी प्रेजेंट, ओके। अब देखो कुछ टर्म्स हैं जो हमारे क्वेश्चन में आते हैं और हम उनको नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमें बेसिक चीजें नहीं पता होती है। तो देखो, एक होता है मोलर, मोलर मतलब आपको कितना मोलैरिटी बताया जा रहा है, 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है, तो मतलब 1 मोलर होगा, ठीक है, मोलैरिटी 1 है। वहीं अगर सेमी मोलर बोला जा रहा है, सेमी मतलब क्या होता है, आधा, आधा मतलब क्या हो जाएगा 0.5 मोलर, ठीक है, सेमी मोलर। सिमिलरली आपसे डेसी मोलर पूछा जाता है, तो डेसी मतलब क्या होता है, 10 का पावर -1/10 होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा m/10 डेसी मोलर सोल्यूशन। सिमिलरली सेंटी मतलब क्या होता है 1/100, तो सेंटी मोलर का क्या मतलब हो जाएगा m/100 मतलब 0.01 मोलर। और मिली मोलर, मिली कब वर्ड यूज करते हैं, जब हम 10 का पावर -3 करते हैं या 1/1 का 1000वां हिस्सा करते हैं तब। तो मिली मोलर का क्या मतलब हो जाएगा m/1000 दैट इज 0.001 मोलर। तो कभी भी क्वेश्चन में सेमी मोलर गिवन है किसी का, मतलब उसका मोलैरिटी गिवन है दैट इज 0.5 मोलर, ओके। वही डेसीमोलर का क्या मतलब हो जाएगा 0.1, सेंटीमोलर का क्या मतलब हो जाएगा 0.01 एंड मिलीमोलर का क्या मतलब हो जाएगा 0.001 मोलर। तो ये है हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए। कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ml ऑफ सेमी मोलर सोल्यूशन। चलिए, $100 ml ऑफ सेमी मोलर सोल्यूशन, मतलब हमें यहां पर गिवन है मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या गिवन है 0.5 मोलर, और हमें वॉल्यूम भी गिवन है कितना 100 ml। हमसे पूछा क्या जा रहा है, मास पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले वॉल्यूम को हमें किस में लिखना पड़ेगा, लीटर्स में, दैट इज 0.1 लीटर। अब ये कैसे आया, 100 इंटू 10 का पावर -3 लीटर हो जाएगा ना, मतलब 0.1 लीटर, ओके, 0.1 लीटर हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ, दैट इज m इंटू वी, कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 0.1 दैट इज 0.05, 0.05। नाउ कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl। हमें क्या निकालना है, हमें मास निकालना है, हमें मोल्स नहीं पूछा, हमें मास पूछा है। मोल से मास कैसे निकालते हैं, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा NaCl का, ये होता है 23 और ये कितना होता है 35.5, ये कितना हो जाएगा 58.5, 58.5। मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। नहीं करना मैं कर देती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर करूंगी ना, आपको तो असली में करना पड़ेगा। ये कितने में जाएगा 40, 40 और 2 42, ये कितने में जाएगा 25, 25 और ये 29, तो ये हो जाएगा आपका 2.95 हो जाएगा, 2.925 ग्राम NaCl। इतने ग्राम NaCl है भैया हमारे पास। चलो भाई, समझ में आए, चमक रहा है, क्या कर रहे हैं हम, बिल्कुल अच्छे से। चलो अब देखो, कई बार हमें मोलैरिटी गिवन रहता है, परसेंट वेट बाय वेट पूछ देता है, या मोलैरिटी गिवन रहता है मोलैलिटी पूछ देता है, या डेंसिटी गिवन रहता है, और ऐसे हेराफेरी
कर देता है। मतलब जब भी आपको मास रिलेटेड टर्म गिवन हो और वॉल्यूम रिलेटेड टर्म निकालना हो या वाइस वर्सा करना हो तो आपको किसकी मदद पड़ेगी? डेंसिटी की मदद पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ही एक ऐसा क्वांटिटी है जो मास और वॉल्यूम को रिलेट करता है। तो जब भी आप परसेंट वेट बाय वेट से मोलैरिटी या परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से मोलैलिटी या मोलैरिटी से मोलैलिटी निकालने जा रहे हो तब डेंसिटी का यूज आएगा ही आएगा। ठीक है ना? अब यहां पर देखो मैं वही बता रही हूं कि आपको क्या करना है, दो चीजें करनी है। या तो आप क्या करो, कंसेप्ट समझो और उससे क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर आप सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर दो। दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, वॉट एवर सूट्स यू, यू कैन यूज इट। ठीक है? सो मोलैरिटी क्या हो जाएगा? देखो मोलैरिटी इज बेसिकली, व्हाट इज मोलैरिटी? Molarity is basically number of moles of solute upon volume of solution in liters। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? देखो 10 into D, D क्या है यहाँ पर? डेंसिटी है। ठीक है? इंटू वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सल्यूट। वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सल्यूट से क्या मतलब है? हमें वेट ऑफ सल्यूट एंड मोल ऑफ सल्यूट, मतलब वेट ऑफ सल्यूट एंड मोलर मास ऑफ सल्यूट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट हो गया यहाँ पर। और वेट ऑफ सल्यूट इंटू 10 यहां पर आ गया है। ठीक है? इंटू डी, वेट ऑफ सल्यूट अगर डी अपॉन वेट ऑफ सल्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? सोल्यूशन कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा? वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है? तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? डिवीजन में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहां पर बेसिकली आप देखो दोनों चीजें आ चुकी हैं। अरे समझे कि नहीं? यहाँ पर देखो क्या है, वॉल्यूम मुझे किस में लेना है? लीटर्स में लेना है ना, तो इसलिए ये 10 आया है यहाँ पर। ठीक है? ये देखो परसेंट वेट बाय वेट क्या होता है? वेट ऑफ सल्यूट, ठीक है, अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू करते हैं 100 से, यही होता है। अब मैंने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ओवरऑल ये क्या हो गया? 1000 हो गया। ठीक है? और यहां पर मैंने डेंसिटी लिखा हुआ है और डिवीजन में कौन है भैया? मोलर मास ऑफ सल्यूट है। तो वेट ऑफ सल्यूट एंड मोलर मास ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट बन जाएगा, और वेट ऑफ सल्यूशन अपॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ये ml में आता है तो यहां पर इसको लीटर्स में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो ऊपर जाएगा तो 1000 बन जाएगा। सो बेसिकली ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स ही तो है। बस इसको हमने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिख दिया क्योंकि हम इसको परसेंट वेट बाय वेट से डायरेक्टली निकालना चाह रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि आप या तो ये काम करो कि आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है? कि मोलारिटी इज इक्वल्स टू 10 इंटू डेंसिटी। अब 10 क्यों आया? क्योंकि आपने क्या करना है? लीटर्स में निकालना है और यहाँ पर 100 था ही, दिमाग में ये सब चलाना पड़ेगा। सो 10 इंटू डी इंटू परसेंट वेट बाई वेट ऑफ सल्यूट डिवाइड कर देंगे मोलर मास ऑफ सल्यूट से, तो ये आ जाएगा आपका मोलारिटी। दूसरी बात क्या है? वेट बाई वॉल्यूम से कैसे निकालोगे भाई? तो वेट बाय वॉल्यूम से आपको डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका है, बस आपको किस में निकालना है? उसको लीटर्स में निकालना है। तो 100 से मल्टीप्लाई तो हुआ ही हुआ है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर डेंसिटी नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है? हमारे वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स ही हैं। तो जब वॉल्यूम रिलेटेड टर्म से वॉल्यूम रिलेटेड टर्म भी कर रहे हैं तब डेंसिटी नहीं आएगा। ठीक है ना? समझ रहे हो ना? छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। शक्तिमान देखते थे बचपन में? नहीं मैम, हम तो क्या देखते हैं? एनीमे देखते हैं। अरे बच्चे बहुत पागल होते थे। जब मैं कोटा में पढ़ाती थी तो बच्चे स्केचिंग करते थे, मतलब दे वर रियली रियली टैलेंटेड स्टूडेंट्स। तो मुझे एकदम से उनकी बातें याद आ गई। ठीक है? तो कोरियन ड्रामा देखते हैं बच्चे, पता नहीं क्या क्या देखते हैं यार तुम लोग। तो हम लोग तो शक्तिमान में ही खुश थे। 70% वेट बाय वेट H2SO4 सोल्यूशन इफ डेंसिटी इज इतना, हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि व्हेन वेट बाय वेट गिवन है तो मोलारिटी निकालना है। तो या तो आप ये कर दो कि मोलारिटी इज इक्वल्स टू 10 इंटू डी परसेंट W बाई W अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो। ठीक है? आपको डेंसिटी पता है, आपको 10 पता है, आपको परसेंटेज पता है और मोलर मास ऑफ सल्यूट भी पता ही है। ठीक है? तो ये कितना में जाएगा? देखो ये जाएगा आपका 2 में जाएगा, ये आएगा 0.01। ठीक है?
तो ये 10 दोनों का एक एक कर देगा, 7/2 हो जाएगा, मतलब 3.5 मोलर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर मैं इसमें देखूं कि मेरे को जो सवाल पूछा जा रहा है उससे अगर मैं निकालना चाहूं दिमाग लगा के, ठीक है, तो यहाँ पर क्या गिवन है मुझे 70% वेट बाई वेट, मतलब 70 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सोल्यूशन। 70 ग्राम H2SO4 का क्या मतलब है, मोलैरिटी में मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता लग चुका है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स निकालना है। अभी मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स निकालना है, लेकिन मुझे क्या पता है, मास ऑफ सोल्यूशन पता है, मास ऑफ सोल्यूशन मुझे पता है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन मुझे पता है, तो क्या मैं यहाँ पर वॉल्यूम नहीं निकाल लूंगी, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी, मास बाई डेंसिटी। मास कितना है 100 ग्राम और डेंसिटी कितना है 0.49। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया हमारा वॉल्यूम। तो कितना हो जाएगा देखो, 70/98 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 0.49। देखो बात वही होगी, आएगा वही आएगा, तो वही ये हो जाएगा 70 इंटू 0.49 अपॉन 100 इंटू 98। ठीक है ना, 100 इंटू 98, तो ये जाएगा देखो यहाँ पर, ये गया, ये कट गया, ये आया आपका 0.0, ये गया 2 में गया। ठीक है, ये आया 3.5, यहाँ पर भी वही आंसर आ रहा है, यहाँ पर भी वही आंसर आ रहा है। ठीक है ना, समझ गए। सो बेसिकली आपका आंसर वही आ रहा है, चाहे आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज करो। नाउ मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, वही सेम बात। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, W2 इंटू 1000 अपॉन इंटू m इंटू वॉल्यूम बाई सॉल्वेंट। ठीक है, आप इसमें एक चीज करना हम भूल गए थे, दैट इज हमने जो ये वॉल्यूम निकाला है ना, इसको हमने किस में निकाला है, ये ml में निकाला है, तो इसको 10⁻³ करना पड़ेगा बेटा। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली वही आएगा 10⁻³ जब इसको कर देंगे तो ये कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये हो जाएगा 70/98 और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये हो जाएगा 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 0.49। 0.49 ऊपर जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 70 ऊपर था ही, 98 और ये 0.49। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 में जाएगा 0.01, ये कट जाएगा इन दोनों से 7/2, दैट इज 3.5 मोलर। मतलब अल्टीमेटली वही आ रहा है, चीजें वही है, यहाँ पर सिर्फ आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के कर रहे हो, आंसर आपका दोनों में सही आएगा। ठीक है ना, अब मैंने यहाँ पे बोला ही था आप लोगों को कि मोलैरिटी जो होता है वो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है, इसलिए वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। अब यहाँ पर देखो मोलैलिटी की बात करते हैं, तो मोलैलिटी मैंने आप लोगों को बोला था कि मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देन हाउ डू वी डिफाइन मोलैलिटी, मोलैलिटी इज नथिंग बट द total number of moles of solute which is present in 1 kg of solvent. Total number of moles of solute which is present in 1 kg of solvent is known as molality of the solution. Number of moles of solute present in 1 kg of solvent is known as मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है ना, सॉल्वेंट को क्या लेंगे, अगर हम 1 kg ले लें तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के बराबर हो जाएगा, इसीलिए इसको डेफिनेशन हम ऐसे लिख देते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। क्वेश्चन देखेंगे तो मोलैलिटी का डेफिनेशन पता ही है, इट इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि ये क्या है, मास रिलेटेड टर्म है। ठीक है ना, नीचे क्या आ रहा है आपका डिनोमिनेटर में, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आ रहा है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, अगेन यहाँ पर देखो मास रिलेटेड से आप वॉल्यूम रिलेटेड को वाइसे वर्सा निकालना चाहते हैं, डेंसिटी का काम आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस m इंटू m2। m2 क्या हो जाएगा हमारा, मोलर मास ऑफ द सॉलिड। तो यहां पर आप या तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए या फिर आप क्या कीजिए, पूरे मेथड से जाइए एंड सॉल्व कीजिए। मैं आपको यहां पर बताती हूँ, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ KCl सोल्यूशन। हमसे क्या पूछ रहा है, KCl सोल्यूशन का मोलैलिटी पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 7.45 ग्राम ऑफ, हमारे पास क्या है, KCl है कितना, 7.45 ग्राम। ठीक है, ऑफ KCl
कितने ml सोल्यूशन में है? 500 ml सोल्यूशन में, ठीक है। गिवन दैट डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इतना, डेंसिटी हमें गिवन है कितना सोल्यूशन का? 1.2 ग्राम पर ml। मतलब देखो डेंसिटी पता है हमें, टोटल वॉल्यूम पता है, तो यहां से हमें मास नहीं निकल जाएगा। देखो डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। कितना हो जाएगा यहाँ पर? ग्राम में आएगा, क्या हो जाएगा? 500 इंटू 1.2, ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 50, मतलब 600 ग्राम। लेकिन हमें याद रखना है कि हमें क्या चाहिए भैया? हमें यहाँ पर चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, हमें मोलैलिटी निकालना है और हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। मास ऑफ सोल्यूट हमें पता है कितना? 7.45 kg। मास ऑफ सोल्यूशन पता है कितना? 600 ग्राम। तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा? सोल्यूशन दैट इज 600 माइनस 7.45 ग्राम, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 592.55, है ना? हाँ, लगभग इसी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब सारी चीजें हमें पता ही हैं, ठीक है। KCl का देखो मोलर मास निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा? KCl का देखो 39 प्लस 35.5 कितना होता है? 74.5 हो जाएगा इसका मोलर मास, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सारी चीजें हमने निकाल ली एकदम चकाचक। ये क्या है? ये हमारा किस में है? ग्राम्स में था ना, तो इसको kg में लिख देते हैं, ये kg में आ जाएगा। ओके, सारी चीजें पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा? 7.45 डिवाइडेड बाय 74.5 अपॉन 592.55 इंटू 10 का पावर -3। तो ये चला जाएगा कितने में? 0.1 में जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 100 अपॉन 592, 10 का पावर -3 गया, 10 का पावर 3, हाँ 100, 592.55 इतना मोलल हो जाएगा हमारा सोल्यूशन का, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली जो आप आंसर निकालोगे, डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो इजीली आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ 1.5 मोलर CH3COH सोल्यूशन वेट डेंसिटी इज इतना। हमें वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है और हमें मोलैरिटी गिवन है। तो मैं तो पूरा मेथड करती हूँ, ठीक है। मैं आप लोग को फ्रैंकली बताऊंगी, मैंने जो चीज़ की ही नहीं है वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं करने को, ठीक है। अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है फॉर्मूला याद करने में तो करिए। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं याद किया था, ना मुझे आज के डेट में कोई फॉर्मूला नहीं याद है इससे रिलेटेड। मैं क्या करती हूँ, सीधे कंसेप्ट से जाती हूँ। क्या है यहाँ पर? 1.5 मोलर CH3COOH सोल्यूशन गिवन है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है? वेट बाय वेट निकालना है। 1.5 मोलर मतलब क्या है? 1.5 मोल्स CH3COH इन 1 लीटर सोल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है। हमें वेट बाय वेट निकालना है, मतलब हमें क्या चाहिए? वेट ऑफ सोल्यूशन चाहिए। हमें डेंसिटी पता है, हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता है। क्या हम वेट ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें पता है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन पता है, तो मास क्या हो जाएगा हमारा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? 0.8। वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा? 1000 ml। कितना हो जाएगा? 800 ग्राम, ठीक है। तो इसके भी मोल्स मुझे पता है, और अगर इसके मोल्स पता है तो इसका मैं ग्राम में मास नहीं निकालूंगी। CH3COH कितना होता है जी? ये देखो, ये हो जाएगा 24, 24 और 4 28, 28 और 16 28 और 32, ठीक है। कितना हो जाएगा? ये 10 और ये हो जाएगा आपका 60। 1.5 मोल का क्या मतलब है? 1.5 इंटू 60 दैट इज 90 ग्राम। 90 ग्राम हमारे पास CH3COH है, 800 ग्राम हमारे पास क्या है? सोल्यूशन। तो परसेंट वेट बाय वेट कितना हो जाएगा? 90/800 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, ये कितने में जाएगा आपका? लगभग 11 में जाएगा। 88, 11.25% हो जाएगा हमारा आंसर। 11.25% हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। क्लियर? आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन, डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर गिव अ सोल्यूशन ऑफ डेंसिटी इतना, द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज, ठीक है। अब हमें यूरिया का मास पता है, मतलब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट तो पता लग गया है। अब सारी कहानी किसके पीछे है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा जी? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा?
डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी हमें पता है, ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी। डेंसिटी मुझे पता है, मास सोल्यूशन कितना हो जाएगा, सोल्यूट का मुझे मास पता है, वेट ऑफ सोल्यूट मुझे पता है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी मुझे पता है। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 120 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1000 ग्राम, मतलब 1120 ग्राम मेरे पास क्या है, वेट ऑफ सोल्यूशन है। दिस इज योर वेट ऑफ सोल्यूशन। और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन ही है, कितना देखो 1120 अपॉन 1.15, ये कितने में आया, ये ml में आया है, ध्यान ये देना है, इसको किस में लिखना है, लीटर्स में लेना है, तो लीटर्स में लेने के लिए 10 का पावर -3 कर देंगे। घबराना नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू सोल्यूट कितना हो जाएगा 120 अपॉन यूरिया का मोलर मास होता है 60, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब मोलैरिटी निकालते हैं, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1120, ठीक है, इंटू 10 का पावर -3 ऊपर गया 1000 आ गया, और ये कितना हो जाएगा 1.15, ठीक है, ये हो जाएगा 1.15। अब मेरी बात समझो जरा, यहां पर जो आपका आंसर आएगा ना, ये देखो 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा यहाँ पर आंसर आपका, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर देखो इसको पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हैं, डेंसिटी आप ऊपर करोगे तो डेंसिटी आएगा, ये डेंसिटी ऊपर चला जाएगा ना यार, ये हो जाएगा आपका 1120, और ऊपर चला गया हमारा 10 का पावर -3, और ये हो जाएगा 1.15, तो ये कितना आ रहा है, ये 1150, 2 इंटू 1150, 1000 से मल्टीप्लाई किया ना, 1120, समझ रहे हो, तो ये आ रहा है देखो 2 इंटू 115/112, मतलब लगभग थोड़ा सा बड़ा आएगा, 2 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, और लगभग इसका आंसर जो आएगा ना, कैलकुलेट करके देख लेना 2.05 के बराबर आएगा लगभग। मैंने कैलकुलेट किया हुआ है पहले, मुझे पता है, लेकिन तुम भी थोड़ा सा ऐसा अप्रोक्सीमेशन करोगे ना, तो मेरे को भी पहले से थोड़ा ना पता था, मैंने कैलकुलेशन किया और मैंने यहाँ पर गौर किया कि 115/112 लगभग 1 पॉइंट समथिंग होगा, एंड 2 इंटू 1 पॉइंट समथिंग क्या होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग कितना, 2.05 के बराबर लगभग आंसर आ रहा है। सो बेसिकली दिस वाज योर क्या था, पूरा का पूरा हमारा कंसेंट्रेशन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब पार्ट्स पर मिलियन रह रहा है, उसको कर लेते हैं। पार्ट्स पर मिलियन मतलब कितने पार्ट 1 मिलियन में हैं, तो बेसिकली हम इसको वेट के टर्म्स में करते हैं। सो मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन ऑफ सोल्यूशन, कितने पार्ट ऑफ सोल्यूशन में, 1 मिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन। सो पार्ट पर मिलियन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 का पावर 6 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर परसेंटेज में कर रहे हैं तो 10 का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में 100 तो आ ही गया है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सवाल क्या है हमारे पास, फॉर 1.5 मोलर NaOH सोल्यूशन डेंसिटी इज इतना, कैलकुलेट द मोलैरिटी, परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम एंड मोल फ्रैक्शन, ppm कंसेप्ट, मतलब ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई, ये सारी चीजें इसमें पूछी जा रही हैं, और इसको मैं सॉल्व नहीं करने वाली हूं, क्योंकि ये है आपका होमवर्क। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इन सभी पार्ट्स का आंसर क्या हो जाएगा, और मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बताऊंगी कि सही आंसर क्या है, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। मोल कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने वाले हैं। मोल कंसेप्ट कंप्लीट तो हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, पिक्चर अभी बाकी है, क्वेश्चन ढेर सारे करने आपको। सबसे पहले आपको करना है एनसीईआरटी एग्जाम्पल, ठीक है, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एंड बैक एक्सरसाइजेस करने हैं, उसके बाद एग्जाम्पलर करना है। फिर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैम हमने ये 3 चीजें कर ली हैं, अब हमें आगे का सोर्स बताइए कि हमें कहाँ से पढ़ना है, कैसे करना है, देन आई विल गाइड यू ऑन दिस। लेकिन पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइजेस एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये सारे क्वेश्चंस कर लें। जिन बच्चों के पास अभी तक एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन, ठीक है, आप कहीं से भी डाउनलोड कर लो। हमारा एनसीईआरटी का एक एप्लीकेशन भी है, उसको आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। मेरे पास भी फोन में रहता है, तो कई बार क्या होता है, मेरे पास बुक्स हर जगह लेके मैं ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ, कैरी नहीं कर सकती हूँ, तो मैं अपने फ़ोन में रखती हूँ एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी का जो हमारा सोल्यूशन होता है, या एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी चीज़ें, ताकि
एक हैंडी रहती है चीज़ें। तो जो नहीं है जिनके पास, वो डाउनलोड कर लें एप्लीकेशन, वहाँ से आप देख लें, वहाँ से पढ़ लें। अब इस चैप्टर को एनसीईआरटी से एक बार ज़रूर पढ़ना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।